जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, आज मैंने आपके कमेंट्स को देखते हुए, आपकी ज़रूरतों को देखते हुए, मैंने आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत की है। वो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी या संविधान। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत मेजर पॉइंट रखता है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और कुछ बच्चों को संविधान को समझने में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। दोस्तों, संवैधानिक शब्दावली एक तो बच्चों को समझने के लिए दिक्कत उत्पन्न करती है, और दोस्तों संविधान के प्रति लोगों की रुझान भी कम देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से संविधान को समझने में परेशानियां जगह जगह उत्पन्न होती रहती हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आपके लिए समर्पित है, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए समर्पित है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं जो संविधान के प्रति आपकी नजरिए को समझते हुए और हमारे संविधान के प्रति जो व्याख्या है उसको आप देखते हुए दोनों के बीच का संतुलन बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि हम वो चीजें दे सकें जिसे आप चाहते हों, जिसे जो आपको आसानी से समझा सके। तो इसी दोनों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये संविधान का पूरा एक मैंने चार्ट बनाया है। संविधान की समरी को समझाने के लिए एक मैंने चार्ट का स्वरूप दे रखा है। दोस्तों, ये चार्ट पहले मैंने संविधान ऊपर लिखा हुआ है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि संविधान है क्या। दोस्तों, संविधान एक ऐसा कागजी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। दोस्तों, चाहे वो व्यवस्था राजनीतिक हो, या व्यवस्था वैधानिक हो, या फिर व्यवस्था आर्थिक हो, हर प्रकार के देश की व्यवस्थाओं का संचालन उस देश के संविधान के अनुसार होता है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देश की ऐसी आस्था का केंद्र है जिसके ऊपर देश का विश्वास, देश की जनता का विश्वास, देश की संप्रभुता का विकास विश्वास टिका रहता है। दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में संविधान को किसी देश की मूल केंद्र में रखकर विधि के अनुरूप संविधान का एक तरह से संचालन भी किया जाता है, और ऐसी विधि जो संविधान के अनुसार ही हो सके, संविधान की मूल भावना को समझते हुए बन सके, इसका भी ख्याल किया जाता है दोस्तों। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि किसी देश का संविधान उस देश की सर्वोच्च किताब, सर्वोच्च आस्था का केंद्र और सर्वोच्च वैधानिक जो है कि सेंटर होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरे कॉलम में लिखा हूं दोस्तों कि संविधान का विकास, यह अपने आप में एक प्राचीन व्यवस्था है कि संविधान का विकास कब से माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो संविधान की विकास का कोई प्राचीन शब्दावली नहीं है, कोई प्राचीन वर्ष का कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं कि आपको संविधान के जनक के रूप में जब अरस्तु को जाना जाता है, तो यहां तक मान लिया जाए कि अरस्तु ने ही संविधान को निर्मित किया, और वही मूल रूप से संविधान हमारे बीच में प्रचलित हो सका। तो दोस्तों, अरस्तु जो है एथेंस स्पार्टा का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। उसने ईसा पूर्व कई दुनिया के छोटे बड़े संविधानों का अध्ययन किया, और उसके बाद एक अपना संविधान लिखा जिसे संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। और उसी संविधान के लिखने के उपरांत, उसी संविधानवाद के लेखन के उपरांत अरस्तु को विश्व संविधान का पितामह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वो घटना यूनान की है, एथेंस की है, जहां राजतंत्र इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थी कि जनता को जीने की जो संभावनाएं थी वो लगभग लगभग क्षीण हो चुकी थी। जनता के विकास की संभावनाएं जो क्षीण हो चुकी थी, और राजतंत्र में लोग त्राहिमाम कर रहे थे। इसीलिए विचारकों ने इस व्यवस्था से बचने के लिए एक सुझाव निकाला, एक व्यवस्था निकाला जो लोगों को अधिकार दे सके, जो लोगों के भावनाओं का कद्र कर सके, जो लोगों के लिए विकास की संभावनाएं ला सके। तो इसीलिए एक संविधान बनाई गई दोस्तों। ये काफी पहले से चली हुई व्यवस्था है, जिसके लिए योगदान सुकरात ने भी दिया था, जिसके लिए योगदान प्लेटो ने भी दिया था, जिसके लिए योगदान अरस्तु ने भरपूर किया था। ये लगातार यूनान के दार्शनिकों का एक ऐसा क्रम है जिसको संविधान के विकास में बड़े योगदान के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी संविधान एक प्राचीन व्यवस्था के अनुरूप हम देख सकते हैं। चाणक्य ने, कौटिल्य जिसको कहते हम, चाणक्य ने हमारे वहां जो विधान बनाया, जो शासन के लिए विधान बनाया, उसे आगे चलकर दुनिया वाले लोग या भारत के लोग संविधान कहते हैं।
तो यह भी हमारे वहां एक प्राचीन व्यवस्था के की देन है कि भारत में भी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम लोग एक विधान के अनुरूप अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किए और वही धीरे धीरे विकसित होकर संविधान का स्वरूप में परिवर्तित हो गया और लोकतंत्र की तरफ बढ़ चले हम लोग दोस्तों। तो हम इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। एक बात आती है कि ब्रिटेन में एक मैग्ना कार्टा का समझौता हुआ था 1215 ईस्वी में। दोस्तों समझौता तो अधिकारों के लिए था, लेकिन वो भी संविधान को लोकतांत्रिक और व्यवहारिक बनाने में बहुत योगदान किया। तो इस परिस्थितियों में संविधान में बहुत ऐसे स्टेप हैं, दुनिया के बहुत ऐसे निर्णय हैं जो संविधान को बहुत ही मजबूत और लोगों के लिए लोकप्रिय बनाने में योगदान करते गए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये संविधान के विकास को आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। हालांकि भारत के संवैधानिक विकास मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कब से भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है, वो एक दूसरा विषय होगा। लेकिन आज सिर्फ ये समझिए कि संविधान है क्या, संविधान को समझा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग है संविधान के प्रकार। वैसे मैं एक लाइन में बता दूं कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। दोस्तों दुनिया में सबसे छोटी संविधान के रूप में अमेरिका का संविधान प्रचलित है, लेकिन अमेरिका के संविधान की जो शब्दावली है उसकी संख्या 4543 है, जबकि मोनाको के संविधान की शब्दावली जो है वह 3814 है। तो जब शब्दों के आधार पर किसी दुनिया के संविधान के विस्तार की बात करने लगेंगे तो मोनाको के संविधान की शब्दावली दुनिया में सारे संविधान के शब्दावली से कम है, इसलिए हम मोनाको के संविधान को दुनिया का सबसे छोटा संविधान मानते हैं। हालांकि बड़े लोकतांत्रिक देशों में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जो सिर्फ और सिर्फ 7 अनुसूचियों में विस्तृत है। दोस्तों अब दूसरा हमारा हेडिंग देख रहे हैं संविधान के प्रकार। दोस्तों दुनिया में संविधान को 2 भागों में बांट कर देखते हैं हम लोग। एक लिखित संविधान के रूप में देखते हैं, एक अलिखित संविधान के रूप में देखते हैं। दोस्तों लिखित संविधान के पहले मैं आपको अलिखित संविधान के रूप में बता दूं कि अलिखित संविधान क्या है। तो दुनिया में कभी भी किसी संविधान को जब बैठ कर न लिखी जाती हो, एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा न बनाई गई हो, एक साथ उसका निर्माण न हुआ हो, उसका निर्माण परंपरा, रीति रिवाज, विकास, घटना, परिघटना, दुर्घटना इत्यादि पर आधारित होते हुए विकसित हुआ हो, तो ऐसे देशों के संविधानों को हम अलिखित संविधान कहते हैं। दोस्तों अलिखित संविधान के रूप में दुनिया का एक चर्चित संविधान है जिसको कहते हैं ब्रिटेन का संविधान, यूके का संविधान, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान। वह दुनिया का एकमात्र अच्छा उदाहरण है जिसको हम लोग दुनिया में अलिखित संविधान के रूप में जानते हैं। इसका कभी निर्माण एक साथ नहीं हुआ, किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं हुआ। एक व्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है, विकसित होती हुई चली आ रही है, वह संविधान का रूप ले सका। उसमें परंपराओं का, रीति रिवाजों का, रूढ़ियों का भी बहुत योगदान है जो विकसित होकर अलिखित संविधान के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन दोस्तों जब हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो लिखित संविधान हम देखने का प्रयास करेंगे तो दुनिया के बहुत सारे देश, मैक्सिमम देश लिखित संविधान को अपनाए हुए हैं। लेकिन आधुनिक रूप से लिखित संविधान का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया। 1789 में अमेरिका ने दुनिया का पहला लिखित संविधान दिया और दुनिया का उस समय का सबसे छोटा संविधान दिया। दोस्तों अमेरिका जैसा कि आप सबको मालूम है कि 50 राज्यों में बटा हुआ देश है, उसके हर एक राज्य में अपना संविधान है, लेकिन सेंटर स्तर पे जो संविधान है वो बेहद छोटा है लेकिन काफ़ी अनुशासित है और काफ़ी बेहतरीन है, जिसके आधार पर वह संविधान 1789 से अनवरत चला आ रहा है। उसमें अब तक सिर्फ 27 संशोधन हो चुके हैं, संशोधन हुए हैं, और यह संशोधन बताता है कि उसका संविधान एक कठोर भी संविधान है, एक व्यवस्थित संविधान है। दोस्तों अब मैंने क्या बांटने का प्रयास किया है कि यह जो लिखित संविधान है वह किस प्रकार के देशों में और या किस प्रकार के व्यवस्थाओं को अपनाया हुआ है। तो दोस्तों लिखित संविधान को मैंने 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है। एक है अध्यक्षात्मक लिखित संविधान और एक है संसदात्मक लिखित संविधान। अगर संसदात्मक संविधान की बात करें और अध्यक्षात्मक संविधान की बात करें तो अध्यक्षात्मक संविधान को हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, और संसदात्मक संविधान की बात करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो अध्यक्षात्मक जो संविधान होता है
उसमें उस देश का जो अध्यक्ष होता है, उस देश का जो राजा होता है, उस देश का जो मुखिया होता है, उसी के हाथों में सारी शक्तियां लगभग शिफ्ट होती हैं। तो जब किसी देश का मुखिया पूरे देश की शक्तियों का संचालन करता है तो उसे हम अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अगर वह लिखित रूप से है तो लिखित रूप से अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो संसदात्मक प्रणाली है उसमें उस देश का मुखिया वास्तविक शक्ति का संचालक होने के बजाय उस देश की संसद वास्तविक शक्ति का निर्माता होती है। जहां संसदात्मक प्रणाली लागू होता है, जहां की संसद सारी शक्तियों का निर्माण करती है, सारी शक्तियां लगभग संसद में निहित होती है, तो वहां हम संसदात्मक जो है कि सरकार कहते हैं। अगर वो लोकतंत्र में है, अगर लिखित संविधान के अंतर्गत है तो लिखित संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, लिखित संविधान के अनुरूप संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन को दो तरह से परिभाषित किया गया है, एक राजतांत्रिक अध्यक्षात्मक, एक लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जहां राजतंत्र है वहां राजा के हाथों में सारी शक्तियां निहित होती है, तो उसे हम राजतांत्रिक अध्यक्षात्मक कहते हैं। और जहां लोकतंत्र है वहां राष्ट्रपति में सारी शक्तियां निहित होती है, तो वहां हम जो है कि लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजतंत्र और अध्यक्षात्मक, जैसे सऊदी अरब का राजा जो है वो प्रमुख होता है अपने देश का, तो वह अध्यक्षात्मक रूप से राजतांत्रिक अध्यक्षात्मक एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन दोस्तों अध्यक्षात्मक रूप से लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक की बात करें तो दुनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है यूएसए अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अध्यक्षात्मक शक्तियों का नेतृत्व करते हैं वो लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक शक्तियों का नेतृत्व करते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर हम बात करते हैं संसदात्मक प्रणाली की, तो संसदात्मक प्रणाली को दो रूपों में हम विभाजित करके देखते हैं। एक लोकतांत्रिक राजतंत्र और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों इसमें मूल फर्क यह है कि लोकतांत्रिक राजतंत्र में जहां लोकतंत्र होता है लेकिन उस देश का जो मुखिया है वह कोई राजा होता है या कोई वंशानुगत व्यक्ति होता है, जैसे ब्रिटेन में है। हालांकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है लेकिन वहां भी संसदात्मक प्रणाली वाली व्यवस्था लागू की गई है। तो दोस्तों ब्रिटेन का जो राजा होता है वह वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र कहलाता है। हमारे पड़ोसी देश में भूटान भी हम देख सकते हैं दोस्तों, पहले यह नेपाल भी हुआ करता था। लेकिन हम जब लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ जो गणतंत्र है, अर्थात ऐसा देश जिस देश का मुखिया लोकतांत्रिक रूप से वंशानुगत न हो, अर्थात उस देश की सर्वोच्च अधिकारी, उस देश की मुखिया या उस देश के राष्ट्रपति को उस देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता हो, एक निश्चित समय के लिए आता हो, उसके बाद फिर से निर्वाचन के द्वारा दूसरा कोई उस देश का मुखिया बनता हो, ऐसे देशों को गणतंत्र कहते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है। भारत का मुखिया अर्थात भारत का राष्ट्रपति भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसलिए हम भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्र वाला देश कहते हैं। हम भी संसदात्मक प्रणाली को ही अपनाए हुए हैं, लेकिन संसदात्मक प्रणाली के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणराज्य हम हैं, जिसमें हमारे देश में लोकतंत्र भी है और हमारे देश में गणतंत्र भी है। लेकिन संसदात्मक प्रणाली के अंतर्गत अगर ब्रिटेन की बात करें, अगर हम भूटान की बात करें, तो वहां लोकतंत्र तो है लेकिन वह लोकतंत्र में गणतंत्र नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र में राजतंत्र है। अर्थात वहां के देश का मुखिया एक राजा है जो वंशानुगत चला आता है। हालांकि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके बीच में इसलिए दे पाया हूं कि आप थोड़ी सी संविधान की समझ को, संविधान की शब्दावली को समझ सकें। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो वहां आप समझ सके पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात हो आप समझ सके कि वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। लोकतंत्र हमारे वहां भी है, लोकतंत्र अमेरिका में भी है, लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, लोकतंत्र जापान में भी है दोस्तों। लेकिन जहां वहां की
कहीं राजा हैं तो कहीं राष्ट्रपति हैं। इसमें दोनों का फर्क आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि राजा अगर होगा तो फिर क्यों क्या होगा, राष्ट्रपति अगर होगा तो क्या होगा। दोस्तों हमारे अगले वीडियो को जरूर से आप देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।